जुमा के आज मुबारक दिन पर मुझे ये ऐलान करते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि ख़ास तौर से जो हमारे इमाम हजरात हैं मसाजिद में, जो बोर्ड के अपॉइंटेड इमाम हैं, पिछली बार हमने उनकी तनख्वाहों में इजाफा किया था और इस बार भी हम उनकी तनख्वाहों में थोड़ा सा खातिर खा इजाफा करेंगे। लेकिन एक बात जो सबसे ज़्यादा परेशान कुन थी वो ये थी कि जब इमाम साहबान रिटायर हो जाते हैं तो उनके लिए कोई ज़रिया माश नहीं होता और उनके पास अपनी ज़िंदगी गुजारने का कोई तरीका नहीं होता। तो इसके लिए हमने ख़ास तौर से उनके लिए ये एक प्लान किया था कि ऐसा कोई रिटायरमेंट के बाद का कोई उनका सस्टेनेंस अलाउंस कुछ किया जाए, जो उनके रिटायरमेंट के बाद भी उनको एक बावकार सी जिंदगी गुजारने में अपने आप को अहल कर सके। तो इसके लिए हमने काफ़ी प्लानिंग करी और हमने एक ऐसे मॉडल को तैयार किया जिससे बोर्ड के जो ज़राए हैं इनके ऊपर जोर भी ना पड़े और एक सस्टेनेंस अलाउंस, एक ऐसा अलाउंस जिसे आप चाहे पेंशन कह लें, उसके तौर पे इनको एक अलाउंस प्रोवाइड कराया जाए। देन हमने जो एक पैमाना तय किया उसमें हमने अपने सभी इमामों के लिए 10,000 रुपये का सस्टेनेंस अलाउंस, जिसे हमने FAAR कहा है, फाइनेंशियल एड आफ्टर रिटायरमेंट, उसका अरेंजमेंट किया है। जो हमारे इमाम हजरात, इमाम हजरात रिटायर हो जाएंगे उनको 10,000 रुपये माहाना का ये की रकम मिलेगी और जो हमारे ऑलरेडी रिटायर हो गए हैं उनको भी ये हम फैसिलिटी एक्सटेंड करेंगे। इवन जिन इमाम साहबान की डेथ हो गई है, विसाल हो गया है उनका, उनकी फैमिली को भी हमने ये एक्सटेंड करी है ये सहूलत, ताकि उनको अपनी ज़िंदगी गुजारने में आसानी हो। जब इमाम हजरात के बाद उनकी स्पाउसेस को भी ये मिलता रहेगा। और चूंकि हम इमाम आइम्मा हजरात के लिए ये कर रहे थे तो हमने फिर वक्फ बोर्ड के दूसरे और ऑफिशियल्स जो हैं उनके बारे में भी ये देखा, ये फैसला किया कि रिटायरमेंट के बाद उनके पास भी कोई ऐसा जरिया नहीं होता है और ये एक बड़ा खर्च है बोर्ड के रेवेन्यू के ऊपर। तो बोर्ड चूंकि रेवेन्यू बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, कभी इसके पास आमदनी ज्यादा होती है, कभी कम होती है, तो इसलिए वो एक परमानेंट तरह की पेंशन लगाया जाना बोर्ड के लिए मुश्किल काम है। तो हमने फिर एक ऐसा रेवेन्यू मॉडल तैयार किया इसी बुनियाद पे कि उससे होने वाली आमदनी से बोर्ड के दूसरे और जो अराकीन हैं हमारे, उनको भी आफ्टर रिटायरमेंट सहूलत दें और ताकि वो एक बाइज्जत जिंदगी गुजार सकें। कम से कम रिटायरमेंट के बाद अपने जो बच्चे हैं उन पे उनका डिपेंडेंस नहीं होगा और थोड़ा आसानी के साथ जिंदगी गुजार सकेंगे। तो ये एक रेवेन्यू मॉडल हमने तैयार किया है जिसका बोर्ड के ऊपर ऐसा इंतजाम किया जाए कि उससे उसके फाइनेंशियल कंडीशन पर फर्क ना पड़े और वो जो फंड हमने डेडिकेट किया है उससे होने वाली आमदनी से इनको एक सस्टेनेंस अलाउंस जो है वो प्रोवाइड कराया जाए। इसके अलावा जो हमारे दूसरे और हॉस्पिटल्स या जो टीचर हजरात हैं उनके साथ भी ये दिक्कत है, क्योंकि हम उनको एक स्केल नहीं प्रोवाइड करते हमारी माली हैसियत को देखते हुए। तो इरादा ये हो रहा था कि उनको भी हम एक ऐसा कुछ ऐसा इंतजाम करें कि उनके रिटायरमेंट के बाद समहाउ कोई ऐसा रिस्पेक्टेबल सा अमाउंट उनको दे सके। तो उसके लिए एक कमेटी हमने फॉर्म कर दी हुई है और उस कमेटी के रिकमेंडेशन आने के बाद जो रेवेन्यू मॉडल से हमको ये पता चलेगा कि इसमें होने वाली आमदनी से हम इसमें कोई एक अमाउंट उनको डेडिकेट कर सकते हैं, तो इसके ऊपर फैसला करेंगे। ये जितने हमारे 4th क्लास एम्प्लॉयज हैं उनके लिए भी हमने अक्सर बेशतर अलाउंसेस दिए हैं। हमारे पिछले जो ड्राइवर्स थे उनकी हमने इसमें तनख्वाहों में इजाफा किया था और जो हमारे ऑपरेटर्स थे उनकी तनख्वाहों में इजाफा किया था। बेसिकली बोर्ड की कोशिश ये है कि जितने भी एम्प्लॉयज हैं वो एक इज्जत की जिंदगी गुजारें, अपने परिवार को अच्छे तरीके से चला सके। इसमें हमारा इरादा है कि आने वाले दिनों में हम बोर्ड के सभी ऑफिशियल्स को
और जो भी हमारे टीचर्स हजरात और जो भी डिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके एम्प्लॉयज को एक इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस प्रोवाइड कराया जाए 5 लाख का, जिससे उनकी जो अखराजात उनके मेडिकल पे होते हैं वो तमाम अखराजात को मीट आउट करने के लिए उनको ज्यादा दिक्कत ना हो। तो इन सभी चीजों को देखते हुए मुझे उम्मीद है कि हम एक बेहतर मॉडल बनाने में कामयाब होंगे जो बोर्ड के रेवेन्यू का मैक्सिमम इस्तेमाल करेगा, बोर्ड के ऑफिशियल्स भी थोड़ा आसूदा होंगे और समाज में वो तमाम लोग तबके हमारे जो परेशान हैं, जिनको जिंदगी गुजारने में थोड़ी परेशानी हो रही है, जिनको एड की, पेंशन की किसी भी तरीके से जरूरत है माहाना, तो हमारा इरादा ये है कि हम बोर्ड के रेवेन्यू को इस लेवल तक ले जाएं जहां से उससे होने वाली आमदनी से हम समाज के इस दबे कुचले हुए तबके को ज्यादा बेहतर और आसान जिंदगी देने में कामयाब हो सके। इसके अलावा जो सबसे बड़ा थ्रस्ट है हमारा वो है कब्रिस्तानों पे। कब्रिस्तान की जितनी भी जमीनें हैं हमने एक आम ऐलान भी किया हुआ है और सभी लोगों से हमारी दस्तबस्ता गुजारिश है, एक इसके ऊपर बड़ी हमने इलेबोरेट पॉलिसी भी डिजाइन की थी जिसमें कब्रिस्तान जो है वो हमारी पहली प्रायोरिटी पे है, चाहे वो कितनी भी कॉमर्शियल यूटिलिटी की जगह हो। अगर मुसलमानों को वहां पर जरूरत है तो हम उसको वक्फ करेंगे कब्रिस्तानों के लिए, और अगर किसी जगह पर कोई कब्रिस्तान अवेलेबल नहीं है तो वहां हम उनके लिए जगह खरीद करके देने के लिए भी हमारा मुसम्मम इरादा है। और इसके अलावा कब्रिस्तानों के बाद जो दूसरी बड़ी प्रायोरिटी हमारी है वो एजुकेशन है। तो एजुकेशन के सिलसिले में खास तौर से मलेरकोटला और उसके अतराफ में या दूसरे और स्कूलों में जो हमारे जहां पे स्कूलों को रन किया जा रहा है वहां हमने कोशिश की है कि एक लोकल एलएनसी मौजूद हो जो वहां की जरूरतों को देखते हुए टीचर्स अपॉइंट करे, जो वहां का स्टाफ है उसको भी अपॉइंट करे और तालीम किसी भी तरीके से मुतासिर नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा जो हायर एजुकेशन है उसके लिए भी हमारी तरफ से कोशिशें जारी हैं। आने वाले दिनों में कुछ वोकेशनल सेंटर शायद हम इसमें तामीर करने के सिलसिले में आगे बढ़ेंगे जिसमें बच्चों को ट्रेनिंग दी जाए, वो कुछ ऐसा हुनर सीख सके जिससे अपनी जिंदगी गुजारने में उनको आसानी हो। तो 2-3 तरीकों से ये बातें हैं। मैं आप सभी से ये गुजारिश करूंगा दस्तबस्ता कि अपने बच्चों को तालीम की तरफ लेके आए, उनको पढ़ाएं, उनको अच्छा इंसान बनाएं। और खास तौर से जो हमारे स्कूल हैं उन स्कूलों में हमारा थ्रस्ट ये है कि हम बच्चों में किरदार पैदा करें, उनमें वो औसाफ पैदा करें जो इंसान को इंसान बनाते हैं, और वो औसाफ पैदा करें जिससे बाहमी मोहब्बत, एक दूसरे के साथ मोहब्बत, एक दूसरे के साथ भाईचारा बढ़ता हो और हम ज्यादा बेहतर तरीके से एक बेहतर समाज का निर्माण करने में अपना कंट्रीब्यूशन दे सके, एक मुसलमान के तौर पे भी और एक इंसान के तौर पे भी। इन तमाम चीजों का ध्यान रखते हुए एजुकेशन हमारी बड़ी प्रायोरिटी है जिसमें हम कोशिश करेंगे कि बच्चों को बेहतर मुस्तकबिल की जानिब गामजन कर सकें। शुक्रिया।